मिडीवल इंडियन हिस्ट्री में एक मैसिव ट्रांजिशन पॉइंट आता है लेट 12th सेंचुरी में, जिसे हम घुरिद इन्वेजन्स के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। सबसे पहले आपको एक फंडामेंटल डिफरेंस समझना होगा बिटवीन महमूद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद घोरी। गजनी का मोटिव प्राइमरीली इकोनॉमिक था, प्लंडर और लूट करके वेल्थ वापस ले जाना। लेकिन घोरी का स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अलग था। ही वॉन्टेड टू एस्टैब्लिश अ परमानेंट पॉलिटिकल एम्पायर इन इंडिया। ये शिफ्ट फ्रॉम लूटिंग टू रूलिंग ही वो टर्निंग पॉइंट है जो इंडियन हिस्ट्री का कोर्स बदल देता है। अब देखो, 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होती है। तराइन की लोकेशन स्ट्रेटेजिक है। ये थानेश्वर के पास है, जो दिल्ली का गेटवे माना जाता था। यहाँ घोरी का कॉन्फ्रंटेशन पृथ्वीराज चौहान से हुआ। इस बैटल में राजपूत फोर्सेस के पास न्यूमेरिकल सुपीरियॉरिटी थी और उनका वॉरफेयर स्टाइल फ्रंटल शॉक पर बेस था। रिजल्ट ये हुआ कि घोरी डैडली वूंडेड हुआ और उसे रिट्रीट करना पड़ा। यहाँ एक क्रिटिकल एकेडमिक पॉइंट नोट करो। राजपूत्स ने घोरी को चेस करके कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं किया। ये लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक परस्यूट उन्हें बाद में भारी पड़ा। एक साल बाद 1192 में घोरी वापस आता है सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के लिए, बट दिस टाइम विद अ स्पेसिफिक टैक्टिकल शिफ्ट। उसकी आर्मी अब सिर्फ बड़ी नहीं थी, बल्कि क्वालिटेटिवली डिफरेंट थी। उसने माउंटेड आर्चर्स का यूज किया, यानी घोड़े पर सवार तीरंदाज। इसका एडवांटेज ये है कि आप कंटिन्यूसली मूव करते हुए अटैक कर सकते हैं बिना क्लोज कॉम्बैट में एंगेज हुए। घोरी फेन रिट्रीट की टैक्टिक यूज की। वो पीछे हटने का नाटक करता, राजपूत आर्मी फॉर्मेशन तोड़कर उसके पीछे भागती और फिर घोरी काउंटर अटैक कर देता। पृथ्वीराज चौहान की आर्मी जो हैवी और स्लो थी, इस हाई मोबिलिटी वॉरफेयर को काउंटर नहीं कर पाई। पृथ्वीराज को कैप्चर और एग्जीक्यूट किया गया और इसके साथ ही गैंगेटिक दोआब, जो नॉर्थ इंडिया का सबसे फर्टाइल एरिया है, वहां टर्किश रूल एस्टैब्लिश हो गया। ये सिर्फ एक बैटल का लॉस नहीं था, ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का कोलैप्स था। इसके बाद 1194 में बैटल ऑफ चंदावर होती है, जहां जयचंद्र गहदावाला रूलर को हराया गया। इसका इम्प्लीकेशन ये हुआ कि अब टर्क्स का एक्सपेंशन दिल्ली से आगे बढ़कर बनारस और ईस्ट इंडिया तक पॉसिबल हो गया। समझ आया? ये बैटल सिर्फ मिलिट्री इवेंट्स नहीं थे, ये फाउंडेशनल शिफ्ट्स थे जिन्होंने सुल्तनत पीरियड की नींवें रखीं। अब हम रिगरसली एनालाइज करेंगे कि आखिर राजपूत्स डिफीट क्यों हुए। सिर्फ बैटलफील्ड टैक्टिक्स ही रीजन नहीं थे, बल्कि डीप सीटेड स्ट्रक्चरल फ्लॉज थे। पहला मेजर फैक्टर है पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन। नॉर्थ इंडिया उस वक्त छोटे छोटे वॉरिंग क्लैंस में बटा हुआ था, जैसे चौहान्स, गहाड़ावालाज, चंदेलाज। इनके बीच कांस्टेंट इंटरनल फाइटिंग चलती रहती थी। जब आप आपस में लड़ रहे होते हैं तो आपका कोई यूनिफाइड फ्रंट नहीं बनता एक्सटर्नल इन्वेजन के खिलाफ। एक कॉन्सेप्ट होता है सेंट्रल अथॉरिटी। राजपूत्स के पास कोई सेंट्रल पावर नहीं थी जो सबको यूनिफाई कर सके। इसका डायरेक्ट रिजल्ट ये निकला कि नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पासेस, जहां से इन्वेडर्स आते थे, खैबर, गोमल, वो अनगार्डेड ठहर गए। किसी एक रूलर ने फ्रंटियर डिफेंस को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझा। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मिलिट्री और सोशल स्ट्रक्चर। राजपूत आर्मी का स्ट्रक्चर फ्यूडर था। इसका मतलब है कि राजा की अपनी बड़ी स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी, वो अपने सामंताज यानी लोकल चीफ्स पर डिपेंड करता था सोल्जर्स के लिए। अब सोचो, जब अलग अलग चीफ्स अपनी आर्मीज लाते हैं तो उनमें कोऑर्डिनेशन और कोहेजन की कमी होती है। उनकी लॉयल्टी अपने चीफ के लिए होती है, किंग के लिए नहीं। कॉन्ट्रास्ट में टर्क्स के पास एकता और ट्राइबल यूनिटी थी। उनकी आर्मी यूनिफाइड कमांड के अंडर लड़ती थी। टैक्टिकल लेवल पर राजपूत्स एलिफेंट्स पर रिलाय करते थे। हाथी स्लो होते हैं और पैनिक होने पर अपनी ही आर्मी को कुचल देते हैं। दूसरी तरफ टर्क्स के पास हॉर्सेस थे, जो स्टिरअप यानी रकाब टेक्नोलॉजी के साथ आते थे। आयरन स्टिरअप होने से राइडर घोड़े पर स्टेबल होकर हैवी वेपन्स यूज कर सकता था। टर्क्स के पास रिजर्व कोर का कॉन्सेप्ट था। वो अपनी पूरी आर्मी एक साथ नहीं झोंकते थे, बल्कि एक फ्रेश टुकड़ी बचा कर रखते थे जो बैटल के क्रिटिकल मोमेंट पर अटैक करती थी। राजपूत्स अपनी पूरी ताकत शुरू में ही लगा देते थे। सोशली भी राजपूत फाइटिंग सिर्फ क्षत्रियास तक रिस्ट्रिक्टेड थी, जबकि टर्क्स मास मोबिलाइजेशन करते थे, जिसमें हर ट्राइब मेंबर सोल्जर बन सकता था। सिंपल है, एक रिजिड और डिवाइडेड सोसाइटी एक मोबाइल और यूनिफाइड फोर्स के सामने टिक नहीं पाई। अब हम घुरिद कॉन्क्वेस्ट से एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोलिडेशन की तरफ बढ़ते हैं। 1206 में घुरी की डेथ के बाद उसके एम्पायर का इंडियन पार्ट उसके स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक के पास आया। यहाँ एक टर्म समझना जरूरी है, ममलूक।
इसका मतलब है ओन्ड यानी मिलिट्री स्लेव्स। ये कोई ऑर्डिनरी स्लेव्स नहीं थे, ये हाईली ट्रेन्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स और सोल्जर्स होते थे। ऐबक टेक्निकली सुल्तान नहीं बना, उसने मलिक और सिपह सलार के टाइटल्स ही होल्ड किए। इसका रीजन ये था कि टेक्निकली वो अभी भी लीगली मैन्यूमेटेड फ्री नहीं हुआ था। उसको लखबख्श कहा जाता था क्योंकि वो चैरिटी में जेनरस था, बट पॉलिटिकल एनालिसिस के हिसाब से उसका मेन काम था कॉन्क्वेस्ट्स को होल्ड करना। इनिशियली उसने लाहौर से रूल किया, दिल्ली से नहीं। क्यों? क्योंकि घोरी की डेथ के बाद सेंट्रल एशियन पॉलिटिक्स यानी गजनी में इंस्टेबिलिटी थी और ऐबक को नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर नजर रखनी थी ताकि याल्दोज, गजनी का रूलर, इंडिया पर क्लेम ना कर सके। ऐबक का रेंज छोटा था, 4 साल, लेकिन उसने कल्चरल और आर्किटेक्चरल फाउंडेशंस रख दी। उसने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क और अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया। सबसे सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर है कुतुब मीनार। इसे सिर्फ एक बिल्डिंग मत समझो, ये एक विक्ट्री टावर था जो इस्लामिक रूल की प्रेजेंस को असर्ट करने के लिए बनाया गया था। हालांकि कंस्ट्रक्शन ऐबक ने स्टार्ट किया, बट कंप्लीट इल्तुतमिश ने करवाया। 1210 में ऐबक की डेथ सडन हो गई। वो चौगान यानी हॉर्स पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर गया। इस सडन डेथ ने सक्सेशन क्राइसिस क्रिएट किया, लेकिन हिस्टोरिकल ट्रेजेक्टरी क्लियर थी। पॉलिटिकल टाइज अब गजनी से कट होने लगे थे और एक इंडिपेंडेंट इंडियन मुस्लिम स्टेट यानी सुल्तनेत का फॉर्मेशन शुरू हो चुका था। ऐबक बेसिकली एक ट्रांजिशनल फिगर था जिसने कॉन्क्वेस्ट्स को पॉलिटी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट किया। क्लियर है? उसने जमीन तैयार की जिस पर आगे चलकर इल्तुतमिश ने रियल एस्टेट स्ट्रक्चर बिल्ड किया। शम्सुद्दीन इल्तुतमिश 1210 to 1236 को दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर कहा जाता है। ऐबक ने सिर्फ टेरिटरी होल्ड की थी, लेकिन इल्तुतमिश ने उसे एक स्टेट बनाया। सबसे पहला स्ट्रेटेजिक मूव, उसने कैपिटल लाहौर से दिल्ली शिफ्ट की। इसका इम्प्लीकेशन ये था कि अब इंडियन सल्तनत सेंट्रल एशियन पॉलिटिक्स से अलग एक इंडिपेंडेंट एंटिटी बन गई। लेजिटिमेसी के लिए उसने 1229 में बगदाद के कैलिफ से मंसूर यानी इन्वेस्टिचोर लेटर ऑफ रिकॉग्निशन प्राप्त किया। इससे वो लीगली सुल्तान बन गया और उसकी रूल को रिलीजियस सैंक्टिटी मिल गई। उसका सबसे बड़ा अचीवमेंट था मंगोल थ्रेट को हैंडल करना। जब गेंगिस खान इंडस रिवर तक आ गया था जलालुद्दीन मंगभरानी का पीछा करते हुए, तो इल्तुतमिश ने मंगभरानी को असाइलम शरण देने से मना कर दिया। ये एक ब्रिलियंट डिप्लोमैटिक मूव था। अगर वो मंगभरानी की मदद करता तो गेंगिस खान दिल्ली को डिस्ट्रॉय कर देता। अपनी स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी से उसने नेसेंट यानी न्यूली बॉर्न सल्तनत को बचा लिया। एडमिनिस्ट्रेशन में इल्तुतमिश ने इक्ता सिस्टम को इंस्टीट्यूशनलाइज किया। ये सिस्टम फ्यूडलिज्म से अलग था। इसमें ऑफिसर्स यानी इक्तदार्स को सैलरी के बदले जमीन का रेवेन्यू असाइन किया जाता था। लेकिन इक्तदार उस जमीन का ओनर नहीं था, वो सिर्फ रेवेन्यू कलेक्टर और मिलिट्री कमांडर था जो सुल्तान को ट्रूप्स प्रोवाइड करेगा। इससे 2 काम हुए, रेवेन्यू कलेक्शन सेंट्रलाइज्ड हुआ और मिलिट्री मोबिलाइजेशन फिक्स हो गई। इकोनॉमी को स्टैंडर्डाइज करने के लिए उसने 2 मेजर कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए, सिल्वर तंका और कॉपर जीतल। पहली बार इंडिया में एक स्टैंडर्ड अरबिक कॉइनेज सिस्टम आया। जब आप एक स्टैंडर्ड करेंसी लाते हैं तो ट्रेड और कॉमर्स बढ़ता है, जो स्टेट की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करता है। विजुअल 2 में देखो, सुल्तान सेंटर में है और इक्तदार उससे जुड़े हैं, रेवेन्यू और मिलिट्री सर्विस के एक्सचेंज के थ्रू। ये मैकेनिज्म स्टेट की बैकबोन बन गया। इल्तुतमिश ने बेसिकली स्कैटर्ड कॉन्क्वेस्ट्स को एक कोहीसिव एडमिनिस्ट्रेटिव और मॉनिटरी सिस्टम में बाइंड कर दिया। इल्तुतमिश के रेन का एक और क्रिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन था तुर्कानी चहलगानी या कॉर्प्स ऑफ 40। ये 40 पावरफुल टर्किश स्लेव्स यानी शमसी नोबल्स का एक ग्रुप था। इल्तुतमिश ने इन्हें क्यों बनाया? रीजन सिंपल है। इल्तुतमिश खुद एक स्लेव बैकग्राउंड से था और उसे ट्रस्टेबल ऑफिसर्स चाहिए थे जो लोकल फ्यूडल लॉर्ड्स और राजपूत चीफ्स को काउंटर कर सकें। ये चहलगानी डायरेक्टली सुल्तान के लॉयल थे और एडमिनिस्ट्रेशन की बैकबोन थे। इनका पर्पस था सुल्तान की पावर को कंसोलिडेट करना। मगर पावर डायनामिक्स स्टैटिक नहीं होते। जो ग्रुप सुल्तान को प्रोटेक्ट करने के लिए बना था, वो बाद में सल्तनत के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन गया। इल्तुतमिश की डेथ यानी 1236 के बाद चहलगानी की एम्बिशन बढ़ गई। वो अब सिर्फ एडवाइजर्स नहीं रहना चाहते थे, बल्कि किंग मेकर्स बन गए। पॉलिटिकल हायरार्की पिरामिड देखो।
पहले सुल्तान टॉप पर था और चहलगानी उसके नीचे, लेकिन बाद में ये चहलगानी डिसाइड करने लगे कि गद्दी पर कौन बैठेगा। उन्होंने वीक रूलर्स को प्रेफर किया ताकि रियल पावर उनके हाथ में रहे। रुकनुद्दीन और बहराम जैसे रूलर्स सिर्फ नाम के थे, असली ताकत चहलगानी के पास थी। ये एक कांस्टेंट पावर स्ट्रगल बन गया बिटवीन द मोनार्की यानी क्राउन और नोबिलिटी यानी चहलगानी। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग रूलर जैसे रजिया पावर असर्ट करने की कोशिश करता, चहलगानी उसके खिलाफ कंस्पिरेसी करते। पॉलिटिकल सीस और डायग्राम यही दिखा रहा है। जब सुल्तान वीक होता है, चहलगानी स्ट्रांग हो जाती है। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट सल्तनत की स्टेबिलिटी को खोखला कर रहा था। बेसिकली द प्रोटेक्टर बिकेम द प्रेडेटर। ये समझना जरूरी है कि मिडीवल पॉलिटिक्स में लॉयल्टी परमानेंट नहीं थी, वो पावर और अपॉर्चुनिटी के साथ शिफ्ट होती रहती थी। रजिया सुल्तान 1236 टू 1240 का केस मिडीवल हिस्ट्री में यूनिक है। इल्तुतमिश ने अपने इनकॉम्पिटेंट बेटों को छोड़कर अपनी बेटी रजिया को सक्सेसर नॉमिनेट किया, जो उस वक्त एक रेयर प्रेसिडेंस था। रजिया ने गद्दी संभालते ही जेंडर नॉर्म्स को चैलेंज किया। उसने पर्दा यानी फीमेल वेल को डिस्कार्ड किया और मेल अटायर कुबा यानी कोट और कुल्हा यानी कैप पहनकर कोर्ट होल्ड करना शुरू किया। ये सिर्फ कपड़ों की बात नहीं थी, ये एक विजुअल सिंबल था कि वो एक वुमेन नहीं बल्कि एक सुल्तान की तरह रूल करेगी। इससे कंजर्वेटिव थियोलॉजिकल क्लास यानी उलेमा और पावरफुल नोबिलिटी यानी चहलगानी ऑफेंड हो गए। उलेमा को लगता था कि फीमेल रूल शरिया के खिलाफ है और चहलगानी को डर था कि एक स्ट्रॉन्ग रूलर उनकी पावर खत्म कर देगी। रजिया का डाउनफॉल सिर्फ जेंडर वजह से नहीं बल्कि पॉलिटिकल फैक्शंस की वजह से हुआ। उसने टर्किश मोनोपोली को तोड़ने की कोशिश की। उसने एक एबेसिनियन स्लेव याकूत को अमीरी आखुर यानी मास्टर ऑफ हॉर्सेस जैसा हाई पोस्ट दिया। ये पोजीशन ट्रेडिशनली टर्क्स के पास रहती थी। इस मूव ने टर्किश नोबल्स को यूनाइट कर दिया रजिया के खिलाफ। भटिंडा के गवर्नर अल्तूनिया ने रिवोल्ट किया। इस रिवोल्ट के पीछे चहलगानी का हाथ था। रजिया रिवोल्ट क्रश करने गई, लेकिन याकूत मारा गया और रजिया कैप्चर हो गई। डिप्लोमैटिक मूव खेलते हुए रजिया ने अल्तूनिया से शादी कर ली ताकि वो दिल्ली वापस पा सके। लेकिन तब तक दिल्ली में चहलगानी ने बहराम शाह को गद्दी पर बिठा दिया था। वापस आते वक्त कैथल के पास रजिया और अल्तूनिया को मार दिया गया। यहाँ याकूत फैक्टर इंपॉर्टेंट है। ये दिखाता है कि रजिया नॉन टर्किश एलिमेंट्स को प्रमोट करके नोबिलिटी में बैलेंस लाना चाहती थीं, लेकिन चहलगानी ने इसे अपने सर्वाइवल का थ्रेट माना। रजिया की फेलियर उसकी कैपेबिलिटी की कमी नहीं बल्कि एंट्रेंच्ड पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स का रिजल्ट थी। चहलगानी की केओस के बाद गियासुद्दीन बलबन पावर में आया। बलबन खुद चहलगानी का मेंबर रह चुका था, इसलिए वो उनकी टैक्टिक्स अच्छे से जानता था। उसका मेन गोल था प्रेस्टीज ऑफ द क्राउन को रिस्टोर करना। उसने थ्योरी ऑफ किंगशिप इंट्रोड्यूस की, जो पर्शियन मॉडल पर बेस थी। उसने कहा कि किंग नियाबत खुदाई यानी डेप्यूटी ऑफ गॉड है और जिल्ले इलाही यानी शैडो ऑफ गॉड है। इसका मतलब था कि किंग कॉमन इंसान नहीं है, वो डिवाइन है। जब किंग डिवाइन है तो कोई नोबल उसे क्वेश्चन नहीं कर सकता। अपनी सुपीरियॉरिटी एस्टैब्लिश करने के लिए उसने स्ट्रिक्ट कोर्ट एटिकेट्स लागू किए, जैसे सिजदा यानी प्रोस्ट्रेशन और पैबॉस यानी किसिंग द सुल्तान्स फीट। ये कस्टम्स नोबल्स के ईगो को तोड़ने और उन्हें सबमिसिव बनाने के लिए थे। उसने पर्शियन फेस्टिवल नौरोज भी स्टार्ट किया, कोर्ट की शान बढ़ाने के लिए। लेकिन सिर्फ रिचुअल्स काफ़ी नहीं थे। बलबन ने सिस्टम को अंदर से क्लीन किया। उसने डिस्ट्रक्शन ऑफ द 40 पॉलिसी अपनाई। जो चहलगानी मेंबर्स पावरफुल हो रहे थे, जैसे शेर खान, उन्हें पॉइजन देकर या एग्जीक्यूट करवा दिया। विजुअल में देखो, वो ट्री की रूट्स यानी नोबल्स को काट रहा है। उसने एक स्ट्रॉन्ग स्पाई सिस्टम यानी बरीड्स एस्टैब्लिश किया। ये स्पाइस डायरेक्टली सुल्तान को रिपोर्ट करते थे, गवर्नर्स को बाईपास करके। अगर कोई नोबल रिबेलियन की सोचता भी तो बलबन को पहले पता चल जाता। ये एक हाईली सेंट्रलाइज इंटेलिजेंस नेटवर्क था। बलबन ने देखा कि नोबिलिटी स्टेट के ऊपर हावी हो गई है, इसलिए उसने रूथलेसली उन्हें एलिमिनेट किया। उसका लॉजिक सिंपल था, स्टेट की स्टेबिलिटी के लिए सुल्तान का एब्सोल्यूट होना जरूरी है। उसने नोबिलिटी को डीसैक्रिलाइज कर दिया। अब वो पार्टनर्स नहीं, सिर्फ सर्वेंट्स थे। ये आयरन हैंड पॉलिसी थी जिसने सल्तनत को इंटरनल कोलैप्स से बचाया और सेंट्रल अथॉरिटी को वापस एस्टैब्लिश किया।
बलबन समझता था कि एक स्ट्रॉन्ग स्टेट के लिए स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कंपल्सरी है, स्पेशली जब मंगोल्स का थ्रेट बॉर्डर पर हो। इसलिए उसने मिलिट्री रीऑर्गेनाइजेशन पर फोकस किया। पहले मिलिट्री फाइनेंस वजीर प्राइम मिनिस्टर के अंडर होता था, जिससे करप्शन और डिले होता था। बलबन ने मिलिट्री डिपार्टमेंट को अलग किया और दीवाने अरिज क्रिएट किया। इसका हेड अरिज़े ममालिक इमादुल मुल्क बनाया गया। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स बहुत क्रूशियल था। अब सोल्जर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और पेमेंट डायरेक्टली आरएस देखता था, वजीर नहीं। इससे एक सेंट्रलाइज स्टैंडिंग आर्मी क्रिएट हुई जो फ्यूडल लीवीज पर डिपेंड नहीं थी। सोल्जर्स को अब कैश सैलरी मिलती थी और उनका डायरेक्ट कमांड सुल्तान के पास था। अपनी अथॉरिटी मेंटेन करने के लिए उसने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी यूज की। इसका मतलब था एनिमीज के प्रति रूथलेस होना। दिल्ली के आसपास मेवातीज और बैंडिट्स लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रहे थे। बलबन ने उनका ब्रूटल सप्रेशन किया ताकि ट्रेड रूट्स सेफ रहें। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर मंगोल्स को रोकने के लिए उसने चेन ऑफ फोर्ट्स बनाई, बटिंडा, सुनाम, समाना लाइन पर। यहाँ उसने अपने सबसे एबल कमांडर्स जैसे प्रिंस मोहम्मद को स्टेशन किया एज वार्डन ऑफ मार्चेस। ये एक प्रोएक्टिव डिफेंस स्ट्रैटेजी थी। वो मंगोल्स के अटैक का वेट नहीं करता था, बल्कि फ्रंटियर पर ही उन्हें रोकता था। मैप में देखो, आयरन वॉल मंगोल्स के इन्वेजन रूट को ब्लॉक कर रही है। बलबन की ये पॉलिसीज, सेंट्रलाइज्ड आर्मी, बॉर्डर फोर्टिफिकेशन और रूथलेस इंटरनल सिक्योरिटी ने दिल्ली सल्तनत को इतना स्ट्रांग बना दिया कि वो मंगोल्स के मासिव इन्वेजन्स को सर्वाइव कर सका। उसने फाइनेंस और मिलिट्री को अलग करके स्टेट मशीन को एफिशिएंट बनाया, जो फ्यूचर रूलर्स के लिए एक ब्लूप्रिंट बन गया। समझ आया? ये रिफॉर्म्स सर्वाइवल और कंसोलिडेशन के लिए एब्सोल्युटली नेसेसरी थे।